हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। एनपीओ क्या, अगर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपके पास है स्टार क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको लेकर के जिसके बेस पर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 के लिए। साथ में ही कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, किस तरह से करोगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बनाना है। वहां पर आपके पास ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस से आप एक एक अकाउंट के बैलेंस को उठा करके पर्टिकुलर अकाउंट में लिखते थे। उसी तरह से यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मिलता है और उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको एक एक अकाउंट को फीड करना है, लिखना है। तो आपको पहले से फॉर्मेट तैयार रखने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के, ताकि आपका ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो, फिनिश हो। यहाँ पर देखो, हमारे पास फर्स्ट आइटम आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस है कैश का, जिसका अभी आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, आपका सब्सक्रिप्शन की इनकम आ रही है। सब्सक्रिप्शन की इनकम आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखेंगे 46,100 रुपए। आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंस और इनकम को लिखेंगे। दूसरा, एक्रूअल बेसिस पर ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन की इनकम 46,100 रुपए आ रही है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी इसी साल से रिलेट करती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आपके पिछले साल और अगले साल से रिलेटेड इनकम भी इंक्लूड हो सकती है। तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, ताकि आपको मिल जाए इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम। उसके लिए आप चेक करो, आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि आपके पास साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 4500 रुपए। अगर साल की शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम थी, जो कि आपके मेंबर्स ने पे नहीं की थी, आउटस्टैंडिंग है, आपको उसको लेना था, आपको नहीं मिली थी। अब यहाँ पर ये इनकम लास्ट ईयर से रिलेट करती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे 46,100 रुपए में से 4500 रुपए, तो आपके पास आ जाएगी 41,600 रुपए। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम, ये कैसे पॉसिबल है, कि हम ये कैसे सोच सकते हैं कि ये 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे तो पूरे के पूरे मिल गए होंगे। जब तक क्वेश्चन में आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो, आप यही एज्यूम करके चलोगे कि आपकी ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम थी, वो आपको पूरी की पूरी मिल गई है और आप इसको लेस करो। अब नेक्स्ट है आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ईयर एंड को। साल जब एंड हो रहा है, तब आपका सब्सक्रिप्शन की इनकम स्टैंड कर रही है आउटस्टैंडिंग में 6,000 रुपए। इसका मतलब है इस साल जितनी आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी थी, उतनी आपको मेंबर से नहीं मिली है। कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन की पेमेंट नहीं की है, तो ये वो आउटस्टैंडिंग इनकम है जिसे आपको लेना था मेंबर से, आपको नहीं मिली। तो यहाँ ये इस साल की इनकम है, इसलिए आप इसको ऐड कर दोगे। जिस तरह से आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्रूड इनकम के लिए कैलकुलेशन करते थे और वो आप ऐड करते थे, उसी तरह से ये एक्रूड इनकम है जो आपकी एक्रू हो चुकी है, आपको मिली नहीं है, तो आप इसको ऐड करोगे। तो अब आपके पास आ गया है 47,600 रुपए। ये वो इनकम है जो इस साल से रिलेट करती है, इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम है। अब यहाँ पर साथ के साथ एक पॉइंट और याद रखना, भूलना नहीं, साथ के साथ आपको करना है, ताकि ये चीजें मिस ना हो। अब ये आउटस्टैंडिंग है इस साल की इनकम 6,000 रुपए, तो ये आपके लिए एसेट है, आपको नहीं मिली है। आप इसे बैलेंस शीट में शो करोगे एसेट वाली साइड पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए। ये आपको
एसेट्स में क्यों लिखनी है। जिस तरह से आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैलेंस शीट में आप साथ के साथ लिखते थे, उसी तरह से आपको लिखना है, ये आपकी एसेट है, आपको अभी पेमेंट मिलनी है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपकी रेवेन्यू रिसीट है 2500 रुपए, जिसे आप इनकम वाली साइड पर लिखो 2500 रुपए। इसके बाद है टूर्नामेंट फंड 12,000 रुपए, स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक इवेंट के लिए जो फंड मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं, और वो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड पर इनर कॉलम में लिखोगे 12,000 रुपए। क्यों? क्योंकि अगर इसी फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई हमने खर्चा किया है, वो आप इसी में से लेस करोगे और फिर नेट अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिखोगे। इसके बाद आपके पास आ रहा है डोनेशन। सिर्फ डोनेशन लिखा है, इसका मतलब ये जनरल डोनेशन है। इस फंड को आप किसी भी इवेंट में यूज कर सकते हो। तो जनरल डोनेशन जो है आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखेंगे 6,000 रुपए। नेक्स्ट है आपकी डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। अब ये जो डोनेशन है, ये आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिली है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए मिली है। तो जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है, वो आपकी कैपिटल रिसीट हो जाती है, जिसे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे 20,000 रुपए। इसके बाद आपको रिसीट्स मिली है एडवर्टाइजमेंट करने पर। आपके क्लब की कोई आप बुक पब्लिश करते हो, उसमें आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एडवर्टाइजमेंट आपकी बुक में कराई है, तो उसके लिए जो चार्जेस आपने उनसे चार्ज किए, वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे 5200 रुपए। अब आपने रिसीट साइड की सारी आइटम्स को कवर कर लिया है। अब बारी आ जाती है पेमेंट वाली साइड पर। पेमेंट वाली साइड की जितने भी आइटम्स है, वो आपके एक्सपेंस वाली साइड पर आएगी, अगर वो रेवेन्यू नेचर के हैं। तो देखो, फर्स्ट आ रहा है आपका सैलरीज 18,200 रुपए। इसको आप एक्सपेंसेस में लिखोगे 18,200 रुपए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको लगेगा कि आप इसको याद कैसे रखोगे कि मिस ना हो जाए, और बार बार रीड करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ। आप पहले ही क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, और यहाँ पर जो जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसे पेपर में साइड पर कॉर्नर पे लिख लो। जैसे कि सब्सक्रिप्शन लिख लो, रेंट लिखो, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। इस तरह से ये छोटे-छोटे पॉइंट आप लिख लोगे, तो जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप फटाफट वहां से देख लो कि किस हेड में आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये टोटल आपकी 18,200 रुपए पूरा एक्सपेंस आपका यहाँ आ जाएगा। रेवेन्यू का खर्चा है, जैसे आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हो, आपको पता ही है कि ये रेवेन्यू का नेचर है। इसके बाद रेंट है आपका 15,000 रुपए। रेंट को आप इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। देखो, इसमें दिया गया है 1,000 रुपए आउटस्टैंड कर रहा था रेंट का ओपनिंग में, बिगनिंग में। तो ये आपका अगर आउटस्टैंड कर रहा है बिगनिंग में, इसका मतलब ये आपका पिछले साल का खर्चा है, जो ड्यू था, आपने पे नहीं किया था। तो पिछले साल का खर्चा है। इस साल अगर आप पे कर रहे हो, तो ये आपका इस साल में नहीं आएगा, आप इसको लेस करोगे 1,000 रुपए। तो अब आपके पास आ गया है 14,000 रुपए। अब इसी तरह से आपका आउटस्टैंड कर रहा है 1,500 रुपए साल के आखिर में। मतलब कि जितनी रेंट की पेमेंट करनी थी, उसमें से 1,500 रुपए अभी आपने पे नहीं किए हैं, ड्यू हैं, आपको पे करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आपका इस साल से रिलेटेड खर्चा है। तो आप इसे इसी साल में ही लिखोगे, 1,500 रुपए ऐड कर दोगे, और अमाउंट आ जाएगी 15,500 रुपए। अब यहाँ पर भी देखो, ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है, जो आपने किया है, सर्विसेज ली है और आपको पे करना है, लाइबिलिटी आपकी। तो साथ के साथ आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखो 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 31 मार्च 2019। इसके बाद आपके पास आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रेवेन्यू का खर्चा है, आप इसको एक्सपेंसेस में लिखो 7,300 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ये आपका रेवेन्यू का खर्चा है 16,100 रुपए। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500 रुपए आपके स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड खर्चे हैं। तो आप टूर्नामेंट फंड से ही लेस करोगे टूर्नामेंट के खर्चे को, 7,500 रुपए। अब नेट अमाउंट जो आ जाएगी, उसको आप आउटर कॉलम में लिखो 4,500 रुपए। इस फंड के नेट अमाउंट आपकी बच गई है। इसके बाद है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की है 10,000 रुपए।
इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो ये क्या हो गया, कैपिटल खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंस हो गया, जिससे आप कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, एसेट्स वाली साइड पर लिखोगे इन एड इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 10,000 रुपए। क्यों इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर और इंफॉर्मेशन है मिली हुई कि आपको 15,000 रुपए ओपनिंग था इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में भी है 15,000 रुपए के, तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 15,000 रुपए। जिस तरह आपके पास ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस होते हैं, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं जिसे आप इनकॉर्पोरेट करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी से ही आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए की, आप इसी में ऐड करोगे तो टोटल अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 25,000 रुपए। ये पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको करना होगा। इसके बाद है आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर 6,000 रुपए का, तो फर्नीचर भी आपका एसेट है, ऐड कर दो, ऐड फर्नीचर 1 जुलाई को। यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन है आपके पास, 1 जुलाई को खरीदा है आपने फर्नीचर। ये देखो फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। ये आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये आपने कौन सी डेट को परचेज किया है। साथ में ही देखो यहाँ पर ओपनिंग आ रहा है आपका फर्नीचर का 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आपका पिछले साल जो बैलेंस था फर्नीचर का, पिछले साल से ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है, उसे आप लिखोगे। फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2018 8,000 रुपए। तो टोटल अब आपके पास फर्नीचर हो गया है 14,000 रुपए। इस पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कैसे लगाओगे, 10% के हिसाब से। एक तो 8,000 पर आप पूरे साल के लिए लगाओगे तो 800 रुपए बन जाएगा, और 6,000 पर आपको 1 जुलाई से 31 मार्च तक लगाना है, तो 9 महीने हो जाएंगे। तो 9 महीने के लिए 6,000 पर 10% आपका 450 रुपए बनेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका लग जाएगा 1,250 रुपए। डेप्रिसिएशन को आप क्या करते हो, लेस करते हो, लेस डेप्रिसिएशन 1,250 रुपए, तो नेट अमाउंट आ जाएगी आपकी फर्नीचर की 12,750 रुपए। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है जिसकी आपने एडजस्टमेंट की है, ये आपका रेवेन्यू का खर्चा है, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस वाली साइड पर लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250 रुपए। इस तरह से जब आपने सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लिख लिया है, अब बारी आ जाती है चेक करने की कि आपके पास सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। जिस तरह से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप कैलकुलेट करते थे, इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंस से तो आप प्रॉफिट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो आपके पास सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो डेफिसिट आएगा। तो यहाँ पर चेक करो आप, आपके पास आ रहा है, इससे पहले आपको ये जो लास्ट में कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, इसको भी आपको लिखना है। ये मत भूलना, क्योंकि जनरली हम जल्दबाजी में इसको लिखना भूल जाते हैं। आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का, फंड का जो भी है, वो आपकी एसेट है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आएगा कैश का 16,100 रुपए। अब यहाँ पर हम जो टोटल कर रहे थे उसको कर लेते हैं। इनकम आपकी 61,300 रुपए है, इसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर दो, तो आपके पास 2,950 रुपए एक्सेस आ रही है इनकम। तो इनकम एक्सेस है तो इसका मतलब सरप्लस है, सरप्लस आप लिखोगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड एक्सपेंस वाली साइड पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2,950 रुपए। तो इस ये जो सरप्लस है आपका कैपिटल फंड में ऐड होता है, जिस तरह से आपका प्रॉफिट ऐड होता था कैपिटल में, उसी तरह से इस सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड करोगे एनपीओ के। एंड में टोटल लिख दो 61,300 रुपए। अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में, यहाँ पर आप लिखो ऐड सरप्लस 2,950 रुपए। अब जिसमें ऐड करना है वो आपके पास आइटम ही नहीं है, वो टर्म ही नहीं है, कैपिटल फंड ही नहीं है, उसकी अमाउंट ही आपको नहीं पता कि वो कितना है। जो मेन चीज है कैपिटल फंड एनपीओ का, वही नहीं पता, तो आप उसको कैसे लिखोगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको याद होगा हम जर्नल एंट्रीज में, आपके पास एसेट्स होती थी, लाइबिलिटीज होती थी। अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर देते थे तो आपके पास कैपिटल आती थी। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फाइंड करना है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क है, उसी को आपको ध्यान रखना है, उसी को आपको
फॉलो करते हुए बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास क्या-क्या इंफॉर्मेशन है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। आपको बनानी है 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट और आपके पास है कैश का ओपनिंग बैलेंस, वो आपका आ जाएगा एसेट में 4400 रुपए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस है, एसेट है, उसे आप लिख दोगे 4500 रुपए। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग आपका जो लाइबिलिटी है वो ओपनिंग बैलेंस आ रही है 1000 रुपए, उसे आप लाइबिलिटी साइड पर लिखो। फर्नीचर फर्नीचर आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, वो आपका 8000 रुपए आ जाएगा। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 15000, वो आपका एसेट वाली साइड पर आ जाएगा। अब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जिससे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते थे, आपने बना लिया। अब यहाँ पर देखो आपके एसेट की साइड का टोटल कितना आ रहा है, 31,900 रुपए और लाइबिलिटी साइड का 1000 रुपए। तो लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30,900 रुपए। ये आपका कैपिटल फंड है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल फंड हो जाएगा 30,900 रुपए। यही तरीका है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने का, फाइंड करने का। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में एंड में टोटल लिखना है 31,900 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक प्रेजेंटेशन को बिल्कुल क्लियर करना, अच्छे से करना। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो हाफ मार्क या 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रख करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप ये तीनों फॉर्मेट पहले से तैयार रखोगे और साथ ही साथ सारी इंफॉर्मेशन को फीड करते जाओगे। अभी आपको नहीं पता था किस पर्पस के लिए हम क्या बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं। अब आपको मिल गया है 30,900 रुपए कैपिटल फंड। अब आप इसको अपनी बैलेंस शीट में लिख दो, 31 मार्च 2019 की कैपिटल फंड 30,900 रुपए, एड सरप्लस करके आपके पास आ गया है 33,850 रुपए। अब आपकी बैलेंस शीट तैयार है। आपको टोटल करके चेक करना है कि आपकी लाइबिलिटी और एसेट साइड मैच कर रहा है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 59,850 और एसेट की साइड का भी टोटल आ रहा है 59,850। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से किया हुआ है, समझा हुआ है। कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा टर्म्स का फर्क है और प्रेजेंटेशन का फर्क है, उसी को आपको समझ के करना है। सबसे इजी चैप्टर है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके पूछिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।